मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये 12वीं आर्ट्स का है, हिस्ट्री का है। 10वां चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेख और अभिलेखों का अध्ययन। उपनिवेशवाद और देहात मतलब जो उपनिवेश किसको कहेंगे कि जैसे भारत किसका, अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, यानी गुलाम था अंग्रेज़ों का, और उसमें गांव की क्या स्थिति थी। देहात मतलब गांव की क्या थी। देखो भाई, उपनिवेशवाद यह वह विचारधारा है जिसके अंदर किसी देश, राष्ट्र या संप्रदाय को अन्य राष्ट्र या समुदाय के लोगों द्वारा अधीन बनाकर, कह रहा है ना कि राष्ट्र या संप्रदाय को अन्य राष्ट्र या समुदाय के लोगों के द्वारा अधीन बनाकर विभिन्न क्षेत्र यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक को प्रभावित करने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? उपनिवेशवाद। अब देखो भाई, साम्राज्यवाद, जब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद दोनों एक ही है। देखो भाई, जब कोई एक राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र या उसके किसी भू क्षेत्र पर राजनीतिक अधिकार स्थापित करके अपने हितों की पूर्ति करता है तो साम्राज्यवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का परस्पर गहरा संबंध है, यानी कि दोनों एक ही है। ठीक है भाई। अब औपनिवेशिक व्यवस्था क्या थी? देखो भाई, ऐसी व्यवस्था, औपनिवेशिक यानी कि उस समय क्या स्थिति थी, ऐसी व्यवस्था जिसका विकास उपनिवेशवाद की विचारधारा के तहत हुआ है। उदाहरण के लिए भारत में अंग्रेजों की व्यवस्था औपनिवेशिक थी। अपने आर्थिक हितों की पूर्ति, मतलब किसने, आर्थिक रुपए पैसे कमाने की हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किए। ठीक है भाई, क्या कर दिए? अब देखो, अभिलेखागार कौन होते हैं? उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पुराने दस्तावेज, सरकारी रिपोर्ट, फाइलें, वैधानिक निर्णय, अभियोग, याचिका, डायरियाँ, समस्या आदि सुरक्षित रखे जाते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख। क्या कहते हैं भाई? अभिलेख। जिन्हें शोधकर्ता उपयोग करते हैं और अपने निष्कर्षों के साथ इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। अब देखो भाई, ताल्लुकदार कौन होते हैं? ताल्लुकदार कौन? यह सब जमींदारों के लिए प्रयोग में आता है। कौन? किसका? जमींदारों। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ है क्षेत्रीय इकाई हो गया था, जिसके साथ भाई उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा है। राजा, बंगाल में 18वीं सदी में राजा शब्द का प्रयोग शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। इनके पास अपने न्यायिक और सैनिक अधिकार होते थे। ये नवाब को अपना जमींदारी राजस्व देते थे। वैसे काफ़ी सीमा तक ये स्वायत्त थे। काफ़ी सीमा तक क्या थे? स्वायत्त थे। जमींदार, बंगाल के राजाओं तथा ताल्लुकदार को इस्तेमारी बंदोबस्त यानी कि इस्तेमारी स्थायी बंदोबस्त को कहेंगे के तहत जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें सरकार को निर्धारित राजस्व निश्चित समय पर देना होता है। इस परिभाषा के अनुसार वे गांव में भूस्वामी नहीं थे, बल्कि भूराजस्व समाहर्ता यानी कि संग्राहक मात्र थे। ठीक है भाई। अब जोतदार कौन थे भाई? जोतदार कौन थे? उत्तरी बंगाल में जोतदार धनी किसानों को कहा जाता था। कुछ जोतदार तो हजारों एकड़ के मालिक थे। वे अपनी खेती बटाईदार बरगददारों या अधिकारियों से करवाते थे। रैयत कौन थे? अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसानों के लिए किया जाता था। गांव का प्रत्येक छोटा गांव का
प्रत्येक छोटा या बड़ा रैयत जमींदार का लगान अदा करता था। यानी जमींदार जो जिस पे ज़्यादा ज़मीन होती थी उसको ज़मींदार कहते, और रैयत कौन था? ज़मींदारों का लगान, मतलब इनके काम करने वाले होते थे खेतों में। सिकमी रैयत क्या है? सिकमी रैयत किसान कुछ ज़मीन तो स्वयं जोतते थे और कुछ आगे बटाईदारों को जोतने के लिए दे देते थे। ये बटाईदार किसान सिकमी रैयत कहलाते थे। ये रैयत को फसल का हिस्सा लगान देते थे। अमला क्या है? जमींदार का वह अधिकारी जो गांव में रेत से लगान एकत्रित करने आता था, उसको क्या कहते थे? अमला। जमा गांव की भूमि का कुल लगान, गांव की भूमि का कुल लगान। ठीक है भाई। लठियाल, लाठी वाला। बंगाल में जमींदार के लठेतों को लठियाल कहा जाता था। बेनामी, इसका शाब्दिक अर्थ है गुमनाम। किसी फर्जी व्यक्ति के नाम से किए जाने वाले सौदे, इसमें असली फ़ायदा उठाने वाले व्यक्ति का नाम सामने नहीं आता था, वो कहते थे बेनामी खरीदारी। ठीक है भाई, क्या कहते थे? बेनामी खरीदारी। हवालदार या गाठीदार या मंडल। उत्तरी बंगाल में जोधार गांव में मुखिया मुकदम बनकर बुरे, लेकिन अन्य भागों में ऐसा धनी प्रभावशाली मुखियाओं को हवलदार या गाठीदार मंडल कहा जाता था। महलदारी, भूमि बंदोबस्त जिसमें महल अथवा गांव को इकाई मानकर राजस्व की मांग निर्धारित की गई है, मुख्यतः उत्तर भारत में लागू है। कहाँ थी भाई ये? उत्तर भारत में लागू। साहूकार कौन है भाई? यह ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसा ब्याज पर उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था। किरायाजीवी, यह शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया है जो अपनी संपत्ति की आय पर जीवन यापन करते थे। किरायाजीवी, यह शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया है जो अपनी संपत्ति की आय पर जीवन यापन। यौमन, कंपनी के शासनकाल में के रिकॉर्ड में छोटे किसान को यौमन कहा गया है। ताम्रपट्टी की या एक्ट में ऐसी तस्वीर होती है ताम्रपट्टी यानी अमल एसिड की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके बनाई जाती थी। ठीक है भाई। अब देखो इसके देखो भाई, ठेकेदारी प्रणाली। अब देखो इसमें ठेकेदारी प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? बंगाल की नई गवर्नर वारन हेस्टिंग जो 1772 से 1785 ने भूमि कर वसूली की ठेकेदारी प्रणाली शुरू की। किसने करी ठेकेदारी प्रणाली? ध्यान रखे, वारन हेस्टिंग्स ने भाई। ठीक है। इसे फार्मिंग प्रणाली यानी फार्मिंग सिस्टम भी कहा गया है। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली क्या है? उच्चतम बोली लगाने वाले बिल्डर्स कर वसूल करने का ठेका दे दिया जाता था। शुरू में ये ठेके 5 वर्ष के लिए दिए जाते थे, परंतु बाद में वार्षिक ठेके नीलाम किए जाने लगे। बाद में क्या करने लगे? नीलामी करने लगे। अब ठेकेदारी किसके नियंत्रण में शुरू की गई? ठेकेदारी प्रणाली जिला कलेक्टरों के नियंत्रण में लागू की गई। ये कलेक्टर यूरोपीय थे और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इनका काम कर कलेक्ट करना था। का मुख्य काम कर कलेक्ट करना, कर मतलब इकट्ठा करना था। स्थायी बंदोबस्त के बारे में आप सन 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, मतलब ध्यान रखो भाई कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? 1793 में स्थायी बंदोबस्त। बंगाल में भूराजस्व की नई प्रणाली अपनाई, जिसे जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी प्रथा क्या कहे? स्थायी जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी प्रथा कहा गया है। यह प्रणाली यह प्रणाली बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा बनारस व उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। कहाँ की गई थी?
इन प्रदेशों में लागू की गई थी। ठीक है भाई।